से ख़त्म करते हैं। और आज की क्लास का जो मेन मुद्दा होगा, आज की क्लास का जो मेन मुद्दा होगा वो बेसिकली क्या होगा? आज की क्लास का मेन मुद्दा होगा आपका आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म जो है आप कह सकते हो सीबीएसई के अंदर नहीं आएगा, राइट? मतलब इसमें एनसीईआरटी का एक आध मतलब ऐसी ना रनिंग लाइन में एक आध स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन सीबीएसई का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये टिपिकल मेंस और एडवांस और नीट के लिए ही जो है टॉपिक बना है। बहुत ध्यान से इसको समझें, सीखने की कोशिश करें। और सुनो, इसके अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ चीज़ें इसमें बनाने की कोशिश की और इसके बाद हम लोग सीधा मूव कर जाएंगे किसके ऊपर? फजांस रूल के ऊपर, राइट? इधर देखेंगे सभी बच्चे। सो लेट मी स्टार्ट। प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो बेसिक फंडामेंटल बातें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि जो एनाइन है ना, उसको मैंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया था। पहली जो कैटेगरी थी उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था मेरे पास स्मॉल एनाइन, यानी कि जिनका साइज क्या है? छोटा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? लार्ज। और मैंने लार्ज वालों को क्या बोला था बेटा? अमीर। और स्मॉल वालों को क्या बोला था बेटा? गरीब। स्मॉल बोले तो जैसे कि F नेगेटिव, जैसे कि O-2, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। इसके अलावा हम लोगों ने और डेटा पर बात की। कौन कौन से थे बेटा? नाम याद दिलाओ मुझे। N-3, S-2 एटसेट्रा, है ना? जबकि Br नेगेटिव की इसकी बात करूं, Cl के बाद आता है आपका Br नेगेटिव, लार्ज में आएगा। I नेगेटिव लार्ज में आएगा। ऐसे NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और दुनिया भर के जो तुम्हें लिखते हुए बड़े बड़े लग रहे हों वो बेटा जी एक्चुअल में बड़े ही होते हैं। SO3, बात समझ में आ रही है? SO3 2 नेगेटिव, इस टाइप के कंपोनेंट, इस टाइप के सभी कंपोनेंट। ये कैसे आयन है? चलिए कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बालक। हम तो बहुत ही बेसिक बातें बता रहे थे आप लोगों को। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहा था कि मेरे पास दो प्रकार के यहाँ पर एनाइन मैंने लिखे हैं। एक लिखा है स्मॉल और एक लिखा है बिग, यानी कि एक लिखा है गरीब और एक लिखा है क्या? अमीर। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल वाली बातें कुछ बताई थी, कुछ कहा था आप लोगों से भाई ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इनको सीखने की कोशिश करो। मैंने बोला था अगर लेटेस्ट एनर्जी आ जाए तो ऑर्डर किसका किसका देखना है? गरीब गरीब या मैं कहूँ अमीर अमीर, इनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या रहेगी? ज़्यादा। और अगर यही डेटा किस में आ जाए बेटा जी? सॉल्युबिलिटी में आ जाए। किस में आ जाए बच्चा? सॉल्युबिलिटी में। जब यही डेटा सॉल्युबिलिटी में आता है, तो ऑब्वियस है क्या करना है आपको? गरीब अमीर देखना है या मैं कहूँ अमीर गरीब देखना है। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? ज़्यादा। तो इस ट्रिक से हम लोगों ने बेसिक और फंडामेंटल बातों को क्लियर कर लिया था। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। बेसिक और इजी प्रोसेस से हम लोगों ने डेटा को सीख लिया था। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए और इसको अपने अंदर बिठा लीजिए। इधर देखेंगे सभी बालक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, दुनिया भर के एग्जाम्पल हमने दिए हैं, अब थोड़ा दोबारा दे देते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ आप लोगों को BeCl2 और एक दे देता हूँ आप लोगों को, इससे नीचे कौन होता है बेटा? बेटा मांगे कन्या सुंदर। तो इन तीनों में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लटाइस एनर्जी का ऑर्डर बता दो, तो आप क्या कहोगे? सर देखो इसका साइज छोटा होता है तो ये गरीब है, और ये Cl है, Cl नेगेटिव कौन से एनाइन में आता है? गरीब एनाइन में आता है। तो इसका मतलब गरीब गरीब है यहाँ, और यहाँ इसका साइज बड़ा है, तो मतलब ये कौन है बेटा? अमीर है। और Cl क्या बेटा? गरीब है। मुझे बताओ, अगर कोई मुझसे लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर पूछता है तो मैं क्या कहूँगा? गरीब गरीब की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? अमीर गरीब से। और यही अगर एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी का पूछता या मैं बोलूँ सॉल्युबिलिटी का पूछता, तो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाता वो क्या हो जाता बेटा? फिर ये ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता। वहाँ अमीर गरीब के अंदर साइज का डिफरेंस ज़्यादा है, रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए ऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, ये तो प्रीवियस क्लास का न्यूट्रलाइजेशन रहा। अब मैं न्यू क्लास की तरफ मूव कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में ना एक टर्म थी जो हम लोग लिखवाते हैं कि जहाँ भी अगर आप कोई भी सवाल पढ़ रहे हो, सवाल पढ़ते हुए आपको ये अमीर गरीब वाला रेशो नहीं मैच होता कहीं,
तो आप लोग क्या काम करोगे, आप जाके एक्सेप्शंस वाली स्लाइड को देखोगे, क्या उस सवाल के अंदर कोई एक्सेप्शंस लग रहा है। ऐसे ही याद करने, ये ना मुझे याद एक साथ ना तुम्हें याद होंगे, राइट। ये वो डेटा है कि जब आप इसकी एचआरटी लगा रहे होंगे, शीट लगा रहे होंगे, तो अचानक से पता लग रहा होगा यार BF2 तो अचानक से ज्यादा दिखा रहा है, सर ने बोला था वो छोटा बड़ा या अमीर गरीब वाला रेशो मैच ही नहीं हो रहा। तो जब ऐसा कोई दिमाग में थॉट आए तो तुरंत इस स्लाइड की तरफ मूव कर जाए। आगे मेरे बात समझ में। ऐसे ही ये टर्म्स लर्न भी होंगे बेटा जी, ठीक है। इनको आप लोगों को और कोई ट्रिक से लर्न नहीं किया जा सकता, राइट। मैं बहुत जल्दी से पढ़ देता हूं क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको फिर आसानी होगी इसको पढ़ने में। सी, जितने भी सॉल्ट है NH4 पॉजिटिव के, जैसे NH4 पॉजिटिव Cl यानी कि NH4Cl NH4Br, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जिसमें NH4 पॉजिटिव आ रहा और सॉल्ट फॉर्मेशन है, एंड द एल्कली मेटल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट LiF। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक्सेप्ट फॉस्फेट, एक्सेप्ट ऑक्सलेट, एक्सेप्ट कार्बोनेट। ये गेम समझ में आया कि नहीं आया? बोलो डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्यारे बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? बोलो भाई। तो ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए। अब मैंने पूछा है आप लोगों से, सेकंड पॉइंट आता है, ऑल द नाइट्रेट दैट इज NO3 नेगेटिव, क्लोरेट और एसीटेट, ये भी कैसे होते हैं बेटा? सॉल्युबल होते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये सभी वो एक्सेप्शंस पॉइंट है जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। जब इनके सवाल आएंगे तो आप लोग इसकी तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट बोला मैंने, सल्फाइड दैट इज S-2 ऑफ NH4 पॉजिटिव एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल, रेस्ट आर इनसॉल्युबल इन नेचर। ये भी आप लोगों को बिल्कुल ऐसी जैसे लिखा हुआ ऐसी दिमाग में रखना है कि जो NH4 पॉजिटिव सल्फाइड के साथ अगर कोई एल्कली मेटल जुड़ा हुआ है, एल्कलाइन अर्थ मेटल जुड़ा हुआ है, तभी वो सॉल्युबल है। अदरवाइज इस हर केस के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को? ये इनसॉल्युबल मिलेगा। सल्फेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ba+2, Ca+2, Pb+2 और Sr+2, राइट। ये सभी क्या होंगे बेटा जी? सॉल्युबल होंगे। ये सभी क्या होंगे? सॉल्युबल्स होंगे। अब हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो हाइड्रोक्साइड ऑफ NH4 पॉजिटिव एल्कली मेटल और BaOH आर सॉल्युबल, रेस्ट आर इनसॉल्युबल। फिर मैंने बोला हेलाइट्स, आप लोग जानते हो हेलाइट्स बोले तो हेलोजन, वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो भी हेलाइट्स हैं दे आर जनरली सॉल्युबल एक्सेप्ट AgCl, AgBr, AgI और PbI2। आपको पता ही है कि सभी क्या बनाने वाले होते हैं बेटा? PPT बनाने वाले होते हैं। क्या बनाने वाले होते हैं? PPT बनाने वाले होते हैं। क्या बनाने वाले होते हैं? PPT बनाने वाले होते हैं। चलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए भाई सभी बच्चे। इसको नोट नहीं करना, एक स्लाइड के लिए पेज छोड़ दो बस, ठीक है आफिया? निखिल अग्रिया, गनीमा, सोमिल, मुकुल, बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसको नोट करना ही नहीं था। चलिए आज का टॉपिक वो हमारा था ही नहीं जो अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी जो टॉपिक है वो समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुने मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। मैं कुछ बैकग्राउंड इसकी आप लोगों को चेक करा देता हूँ। मैंने आपको बोला था बेटा सोडियम जो है ना, और ये Cl है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है? मूव करता है Cl के ऊपर। और ऐसा किताब कहती है कि देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर। वैसे अगर हमसे कोई पूछेगा भैया क्या कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं हो सकता। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बन रहे होते हैं? आयनिक बॉन्ड। लेकिन सच्चाई यह है शिव कि यहाँ पर 100% आयनिक बॉन्ड करेक्टर हो ही नहीं सकता। समहाउ यहां पर मेजॉरिटी में आयनिक है लेकिन कोवेलेंट करेक्टर भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब मान लो भैया NaCl का बॉन्ड बन गया। सच्चाई ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये माइनस हुआ। और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कौन सी स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट। कितने बच्चे मानते हैं कि दोनों गैसियस हो गए होंगे? कितने बच्चे मानते हैं अपनी क्लास के कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ गैसियस स्टेट? एनीवन इन द हाउस? यू आर टिपिकली रॉन्ग। भाई किसी मेटल को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? इज दिस पॉसिबल? सर केवल और केवल क्या किया जा सकता है? केवल और केवल किया जा सकता है तो उनको आइसोलेट किया जा सकता है। जैसे मान लो आप सभी ना अभी पार्टिकल हो, सॉलिड बने हुए हो, है ना, और मुझे किसी एक बच्चे को गैस बनाना है,
तो उस बच्चे को गैस बनाने का सेंस ये है कि मान लो मैं किसी भी एक बच्चे को उठाऊं और तुम लोगों से इतना डिस्टेंस दूर कर दूं जितना गैस के पार्टिकल का होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ बेसिकली म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी का फंडामेंटल लगता है। वो ये कहता है कि उस एटम की स्टेट चेंज नहीं हुई, उसका जो मेटल क्लस्टर था उससे आप लोग इतना दूर ले गए कि वो किसकी तरह बिहेव करने लगे, आइसोलेट करने लगे, है ना, न्यूट्रल बिहेव करने लगे। तो उस स्टेट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, गैसियस बोल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बाकी तो जैसा था ऐसे ही रहेगा भैया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन का नाम क्या बॉन्ड बताया है बेटा? आयनिक बॉन्ड। चलो अच्छा, आयनिक बॉन्ड कभी भी आयनिक कंपाउंड दिख जाए जैसे NaCl, क्या किसी बच्चे ने NaCl की हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 फलाना 2 डिकाना 2 पढ़ी है? कभी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये बात अपने दिमाग में रखी जाए कि आयनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो इनकी ज्योमेट्री भी नहीं होगी, इनकी शेप भी नहीं होगी। नो हाइब्रिडाइजेशन, नो जियोमेट्री एंड नो शेप। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी कि आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ज्योमेट्री नहीं होती और इवन आइसोमेरिज्म भी फॉलो नहीं करते। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोमर या आइसोमेरिज्म? बेटा इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है दारू, इथेनॉल। और इसका नाम क्या है सर? ये कुछ काइंड ऑफ परफ्यूम है, प्लीजेंट स्मेल, ईथर। तो भैया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, देख लो C2H6O, C2H6O। लेकिन क्या बताइए, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो और तुम्हें परफ्यूम खत्म हो जाए तो बाटली छिड़क लोगे क्या? नहीं, दोनों का नेचर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि आइसोमर क्या है। तो आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये बस एक ही प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म। अब ये डेटा शुरू होने जा रहा है, किताबों में बहुत कम लिखा हुआ है इसको, बहुत कम। और मैं बता रहा हूं जितना लिखा हुआ है ना, आज इस बोर्ड पर आप लोग लगभग सारा पढ़ लोगे, मतलब हायर लेवल की किताबों में भी। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, कंसर्न को समझेंगे। सी बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सॉलिड स्टेट में वो तो नेक्स्ट प्रोसेस है ना लेटिस एनर्जी की। चलिए इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। आज का टॉपिक है हमारा आइसोमॉर्फिज्म। आराम से सीखेंगे भाई, जल्दीबाजी हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हमें उसमें मजा आता नहीं। सीधी सी बात समझेंगे, अगर दो आयनिक कंपाउंड जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। एक बार दोबारा सुन लो, दो आयनिक कंपाउंड जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। अब मुद्दा ये उठता है कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम क्या चीज हो सकती है, तो इसको जरा समझे, सीखने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। जैसे मैंने आप लोगों से बोला, इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सी कंडीशन में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम अपीयर या दिखाई या एक्चुअल में होते हैं। तो उस केस के 3 एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। कंडीशन फॉर द आइसोमॉर्फिज्म, सबसे पहला या 2 आप लोग अपने तरीके से समझे। मैंने बोला बोथ आयोनिक कंपाउंड शुड हैव नंबर ऑफ या शुड हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला ए बी के बीच में बॉन्ड है, तोड़ेंगे तो A+ और B-, तो कितने आयन बने बेटा? मैंने बोला C और D के बीच में बॉन्ड है और आयनिक है, तो अब तोड़ोगे तो कैसे बनेगा? C+ और D+। क्या बात समझ में आई? तो दोनों के अंदर तोड़ने पर नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या रहनी चाहिए? बराबर रहनी चाहिए। जैसे यहां आ जाइए, मैंने बोला NaF, मैंने बोला MgO, मतलब तोड़ो चलो, तो आप क्या कहोगे? सर Na+F-, कितने आयंस पैदा हुए बेटा? 2। Mg+2 O-2, कितने आयंस पैदा हुए? 2। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ आयंस होंगे तो हम लोग एक उसकी प्राइमरी कंडीशन मानकर चलेंगे। सेकंड, बोथ कैटाइंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? जो ये वाला कैटाइन है, फॉर एन एग्जाम्पल यहां मैंने लगा दिया Na+, यहां मैंने लगा दिया Mg+2। बेटा अपना दिमाग लगा के मुझे बता, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एट Na? आप क्या कहोगे? सर ऑब्वियस है सर 10 हो गए भाई। 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एक चला गया तो कितना रहा? 10। भाई किसको इलेक्ट्रॉन निकालना ना आता हो तो सुन लो, Z- चार्ज यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब Z ऑफ एटॉमिक नंबर इज 11 एंड चार्ज ओवर देयर इज +1, सो 11 - 1 दैट इज 10 ओनली। Mg, obvious the atomic number is 12, after releasing 2 electron it get convert into 10 only, yes or no? तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन
एंड इवन एनाइन आर सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ कैटाइन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक और हैव कंपेरेबल साइज। ये कंडीशन अलग है, और कोई एक कंडीशन, हैव कंपेरेबल साइज। सर हमें ना साइज नहीं पता लगता, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है बेटा। देख, आप पीरियड में चल रहे हो, ऐसे पीरियड में, तो पीरियड में जो एडजेसेंट एटम होते हैं ना, उनका कंपेरेबल साइज होता है। सर नहीं आया समझ में? देखो NaMg कंपेरेबल साइज है, सोडियम कैल्शियम कंपेरेबल साइज है, इधर देखो ना इसकी तरफ, RbSr कंपेरेबल साइज है, इधर आ जाओ, बोरॉन कार्बन कंपेरेबल साइज है, कार्बन ऑक्सीजन कंपेरेबल साइज है, ऑक्सीजन फ्लोरीन कंपेरेबल साइज है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर रखे हुए एटम को क्या बोलना है हम लोगों को? कंपेरेबल बोलना है, राइट माथुर? बहुत ध्यान से देख बेटा। तो सर ये बात समझ में आ गई, बोथ कैटाइन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। दूसरी, हैव कंपेरेबल साइज, बहुत सुंदर। बोथ एनाइन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कंडीशन है, और सेम शेप। सर अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक ना हो तो उनकी शेप सेम होनी चाहिए। सर शेप तो हमने पढ़ी नहीं अभी, नो डाउट ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में जब VSEPR थ्योरी पढ़ाऊंगा तो शेप, ज्योमेट्री, साइज, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पढ़ाएं तो कुछ छूटे ना। अभी वो चीज ना दिखाई जाए जो तुम्हें अच्छी लगे, अभी वो चीज पढ़ा रहा हूं जो रिक्वायरमेंट है। आगे बात समझ में? इसी से डायरेक्ट पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पेपर कहीं का हो। और में जाके देखिए, बोला गया है इफ आयनिक कंपाउंड हैव क्रिस्टलाइन वाटर। आपने देखा होगा कुछ एलम होते हैं, देखा ना, .24 वाटर, .2 ऑफ वाटर, फलाना सोडियम पोटेशियम एलम या क्रोमियम एलम, इस टाइप का कोई कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, उस केस में क्या कर रखा है इन्होंने, देन दे शुड हैव सेम जर्नल फॉर्मूला। सर सेम जर्नल फॉर्मूला अभी सिखाएंगे कि कैसे हम लोग हाइड्रेटेड कंपाउंड, क्रिस्टल हाइड्रेटेड का सेम फॉर्मूले को जज करते हैं, पहचानते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल आपके सामने आ रहा है, मैं देखता हूं कितने बच्चे सवाल को पकड़ पाते हैं। पहला एक सवाल मैं करा रहा हूं, दूसरा आपने करना है। सी, मैंने बोला बेटा ये Na+F-, बहुत सुंदर, ये टूट गया ना ऐसे, यहां मैंने लिखा Mg+ और इसको क्या लिखा माइनस। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे? -2। अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन बराबर, इसके इलेक्ट्रॉन अभी बराबर के हैं। सर द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 7, सो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू 8। और यहाँ कितना है बेटा? 6 प्लस, सॉरी इट इज 9, 9 + 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10। और ये भी कितना हो जाएगा? 8 + 2 दैट इज 10। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ कैटाइन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और एनाइन भी क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। खत्म, कुछ देखना ही नहीं है। किसी ने पूछा क्या ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा, तो आपका आंसर है सर ये तो करेगा। सवाल था कौन सा नहीं करेगा, ठीक है भाई? तो ये तो ऑप्शन समझ में आ गया कि यस इट कैन शो द आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट Na+ समझ में आ गया, और Mg+2, बहुत बढ़िया सर, इसको -2 लिखेंगे और इसको माइनस लिखेंगे। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है कि सर ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? यहां आ जाओ, NO3- और CO3-। बेटा इसको चेक करना, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक मिलेगा। सर कैसे पता लगता है आपको? देखो ना भाई, N पर माइनस है और यहाँ कार्बन पर -2 है, खत्म। देख कार्बन नाइट्रोजन पड़ोसी है, एक का ही तो चेंज है, तो एक का चेंज है, तो यहां से डेटा भी आप लोगों के पास आ जाना चाहिए। समझ में आया है नहीं आया? तो इसका मतलब ये भी क्या शो करने वाला है? सर ये भी आइसोमॉर्फिज्म शो करने वाला है। क्या शो करने वाला है बेटा? आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट KMnO4 और BaSO4। सर बहुत बढ़िया सर, देखो ये K+ है ना सर, तो ये Ba कितना हो जाएगा? +2। अच्छा K और Ba देखो पड़ोसी है क्या? K कहाँ है? K ये रहा, और Ba कहाँ है जी? Ba नीचे। अच्छा पड़ोसी तो नहीं है सर, पड़ोसी तो ये दोनों नहीं है, तो इसका मतलब सर इन दोनों के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी तो नहीं है। अच्छा तो कैटाइन की क्या कोई और कंडीशन थी? चेक करो, कंपेरेबल साइज। ओके, तो अब जब इनका मैं साइज कंपेयर करूंगा, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? आपके टीचर ने S ब्लॉक के साइज में कुछ बातें आपको सिखाई थी, कुछ ऐसा डेटा लिखवाया था कि भैया ऐसा जाना है आपको। सुन ले ध्यान से, सुन ले, ऐसे जाना है। कैसे जाना है सर? ऐसे, ऐसे और ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कुछ गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या सीख रहे हो सर? ये वाला और ये वाला पोटेशियम कंपेरेबल साइज हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। देखो जो नया वाला का उसको तो मैं क्या सिखाऊं, उसको सिखाने के लिए तो PhD करानी पड़ जाएगी अभी, लेकिन जो पुराने तुम तो बता दो
ये गेम समझाया कि नहीं समझाया तुम्हें साइज का? ये ट्रेमेंडियस ट्रिक थी एस ब्लॉक की, इसके आजू बाजू लगता नहीं कोई साइज को देखने के नाम पर, राइट। चलो नई भी सीखो। देख बेटा, इसका नाम है लिथियम, इसका नाम है बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम, यहाँ है ली ने की रब से फरियाद, यही तो ना बेटा यार। यहाँ जाओ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब देखो कितना सिंपल मेथड सर ने बताया है। सर कह रहे हैं कि भैया साइज का ऑर्डर ऐसे है, देखो ऐसे ऑर्डर है। इधर आओ, सबसे पहले क्या करना है भाई, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है। तो यहाँ डेटा कैसे चलाया था हम लोगों ने, ऐसे ऐसे और आपका ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे जाना है प्रॉपर, और फिर ऐसे आना है। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इसके बाद कौन आएगा, देखना पड़ोसी रहे कि नहीं रहे, और पड़ोसी रहे तो मतलब साइज क्या होगा, कंपेरेबल साइज। तो सर ये तो सर तय सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये भी तय है कि लेकिन कंपेरेबल साइज है। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? कंपेरेबल साइज को फॉलो कर रहा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें अटकता है बच्चा। नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा बेटा, SO4 2 नेगेटिव। यहां आ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भैया पता नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या नहीं होगा, लेकिन इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन या मैं कहूं शेप या मैं कहूं ज्योमेट्री क्या पैदा होती है, टेट्राहेड्रल। कुछ बच्चों ने मुझसे पढ़ लिया है आगे का, तो उनको ये ज्ञान है। टेट्राहेड्रल होती है बेटा sp3। जब MnO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे या SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो दोनों ही केस में जो आपको ज्योमेट्री दिखाई देगी वो कौन सी दिखाई देगी बेटा, टेट्राहेड्रल। या शेप दिखाई देगी वो कौन सी दिखाई देगी, टेट्राहेड्रल। यही रीजन है कि यस इट इज कंसिडर एज आइसोमॉर्फिज्म। कितने बच्चों को समझ में आ गया, रेज योर हैंड। झूठ मत बोलना। नेहल नहीं पल्ले पड़ा, अच्छा पड़ेगा अभी तो। चलो इसमें, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। ये टेट्राहेड्रल वेट्राहेड्रल की टेंशन मत लेना, ठीक है ना, अभी होगा ये आगे। सी इधर आ जाएंगे, ठीक है बच्चा, इधर आ जाए। आफिया समझ में आ रहा है आपको? आफिया, अचल जोश, गरिमा, अक्षज, धीरज, मुकुल, निखिल, चलिए कोई बात नहीं, इधर आओ। ये बताओ, खत्म सवाल बेटा। ये के है और ये कौन है, थैलियम। सर बड़ा मुश्किल है सर, थैलियम याद है आप लोगों को? एक्सेप्शनली भाई के वहां है और थैलियम यहाँ, क्या करेगा, आंसर करेगा। सर ये तो गजब के एक्सप्रेशन है बेटा। हम लोगों ने अपने बर्थडे ट्रिक बताई थी, आयनाइजेशन एनर्जी, लगभग वही साइज का भी ऑर्डर रहता है। थैलियम क्या काम करता है, ऊपर मूव कर जाता है और कंपेरेबल साइज कर देता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो तो भैया कहानी कुछ ऐसी है सर, इन दोनों का साइज तो रिजेंबल रहेगा, और आई नेगेटिव तो कॉमन रहेंगे, हाँ या ना। आई नेगेटिव क्या रहेगा इस केस में, कॉमन। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, या मैं कहूँ इनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, सेम। तो सर ये भी आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। नेक्स्ट है Na2SO3 और यहाँ है MgSO3। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? अरे यार एक तो नहीं करेगा, ऑब्वियस है। अब क्यों नहीं करेगा एक बात बताओ। सर सेम नंबर ऑफ आइंस नहीं है, 2 Na और 1 SO3। यहाँ आ जाओ, यहाँ एक Mg और एक ही क्या है, CO3। अब मेरी बात को समझो, फॉर नीट दिस इज द ओनली ऑप्शन, यही है, इससे ऊपर ना पूछेंगे। एक में ऐसे देंगे कि 3 आयन टूट रहे हैं और एक देंगे जिसमें 2 आयन। मेंस भी यही है। एडवांस वाले बच्चों को इस टाइप का डेटा सीखना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? जो एडवांस लिखने वाले हैं उनको इस टाइप का डेटा सीखना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म के अंदर की कहानी। बोलो गेम सीख समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक टाइप और पढ़ा, पहले नोट करो इसको स्पीड में नोट कीजिए, नोट इट डाउन। लगभग बराबर का मतलब लगभग होता है, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा। हाँ वो रेशो लगेगा। एक्चुअली क्या है, थैलियम ऊपर चला जाता है, गैलियम के पास आ जाता है, तो गैलियम पास आ जाता है, डी ब्लॉक का साइज तो पहले से ही कम होता है, तो के और इसका साइज कंपेरेबल हो जाता है। चलें आगे, तो मैं प्रूव कराऊं, एक बार बताऊं, तुम्हें ऐसा भरोसा ना रहा हो तो के प्लस और इसका थैलियम का साइज, इच्छा कर रहे हो तो अभी गूगल कर सकते हैं हम लोग, और भरोसा है तो कर लो भाई, नोट कर लो, फिर समय क्यों खराब कर रहे हो। चल बेटा डन। अगला सवाल देखिए जरा,
अगला सवाल देख ले, जल्दी बता। इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोमॉर्फिज्म फॉर अदर थ्री। पहले वाटर वाले केस की कहानी सुन लो, सुनो। इफ आयनिक कंपाउंड हैव क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल देन दे शुड हैव सेम जर्नल फॉर्मूला। उनका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा जी? सेम होना चाहिए। अब देखो इस टॉपिक को ना मैं गारंटी दे रहा हूँ मैक्सिमम बच्चा छोड़ छाड़ के निकल लेता है। ये कौन एलएम पढ़े यार, 9th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास का टॉपिक है। आप उठा के देखिए, जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ोगे तो जेई हर साल एक सवाल डाल रहा है इसमें से, हर साल। और मौका भी उसके पास 9th में पढ़ के तो आए थे, 10th में पढ़ के तो आए थे, लेकिन वो नहीं डालता, उसके ऊपर का डालता है। लेकिन आप लोग सीख सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ईच अदर या ईच थ्री। इधर आइए भाई सही बच्चे, आप देख पा रहे हो MgSO4.7H2O, समझ पा रहे हो? तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है MsO4.XH2O या 7H2O, जो भी है। अगर यहाँ X लिख दिया तो मतलब इट शुड बी X, राइट? सी आंसर तो आगे समझ में, आंसर तो खत्म देखते ही, राइट? लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत बड़ा अस्त्र है, उससे नहीं होने गए। और जिसने पढ़ लिया उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने बोला अदर थ्री, तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये तीनों एक जैसे हैं, यही आंसर होगा। एक ट्रिक भी बता दिया, ठीक है ना? इस टाइप का सवाल इनकेस बनता है तो आप लोग डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। जरा ये इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ जाते हैं बच्चा, ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, कृपया करके ध्यान पूर्वक इनको सुने। अरे ये चेंज हो गया ना, 10H2O है और आइंस भी डिफरेंट है। नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। ठीक, मतलब उसमें ऑब्वियस है ये मेटल में बी डिफरेंट, मेटल में बी डिफरेंट, ऐसे तो इनका किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। नो, हटाना पड़ेगा। सी सुनो बच्चा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इनको एज इट इज अपने दिमाग में रखना है। वो क्या है? ऑल एलम आर आइसोमॉर्फस। ये सभी क्या होते हैं बेटा? आइसोमॉर्फस होते हैं इन नेचर एंड in aqueous solution of alum, in aqueous solution of alum it is acidic in nature। ये कैसे होते हैं बेटा? acidic in nature होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? acidic in nature होते हैं। सी इनका acidic nature का लॉजिक भी कहो तो मैं बता देता हूं, उससे पहले इसका एक टूल समझ लीजिए। M2SO4 डॉट M2-SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये रूल होता है एलम का, आप लोगों ने पढ़ रखा हो 9th 10th क्लास में। इधर आइए, यहां जो पहला मेटल है जनरली ये ग्रुप 1 का होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, इस टाइप का, ठीक है ना? मोनोवेलेंसी शो करने वाला होता है। तो यहां मैंने लिख दिया K2SO4 डॉट, दूसरा लिखा बेटा जी मैंने Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल। क्या लिखा? 24 वाटर मॉलिक्यूल, राइट? किसी ने पूछा इसका नाम बता दो तो बच्चों को रटाया जाता है, भाई इसका नाम है पोटास एलम। क्या नाम है इसका? पोटास एलम। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, किसी भी एलम का नाम कैसे देखते हैं? अगर सेकंड वाले मेटल पे जहां M2 सर ने लिखा है, उस M2 पर, अगर उस M2 पर मेरे पास ट्राईवेलेंट एटम रखा हुआ है, जैसे कि एल्युमिनियम ट्राईवेलेंट, तो उसका नाम हमेशा पहले वाले मेटल के आधार पर ही लिखा जाएगा। तो इसलिए इसका नाम हुआ पोटेशियम या पोटास एलम। सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, यही लॉजिक है, ये नेमिंग है। अगर मैंने सेकंड वाले केस में आपको दे दिया क्रोमियम, भाई क्रोमियम तो ट्राईवेलेंट तो नहीं है, क्रोमियम तो बेटा 6 वैलेंसी शो कर रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रोमियम हो, Mn हो या कोई और हो, तो हमेशा नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, बच्चा इसको रट लेता है फॉर्मूले को। मैं कह रहा हूं रटने की आवश्यकता नहीं, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। अगर बीच वाले मेटल पर एल्युमिनियम हो तो समझ जाओ पोटास एलम, क्योंकि यहाँ K होगा या सोडियम होगा, यस और नो? और अगर एल्युमिनियम नहीं है, ट्राईवेलेंट नहीं है, कोई ज्यादा या कम वैलेंसी वाला है, उस केस में उसी के नाम के एलम को बोला जाता है, जैसे क्रोम एलम। पेपर में सवाल आ गया, फलाना फलाना फलाना, मैच द फॉलोइंग, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर एलम।
बेटे बातें समझ में आई? प्रिशा, इज इट क्लियर? सी, इधर देख बेटा, आफिया इधर देख बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दीपिका ध्यान से सुनो। इसका नाम है लिथियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिथियम एटम डज नॉट फॉर्म एलम। पता है इस टॉपिक पर मैं ज्यादा प्रकाश क्यों डाल रहा हूं बताऊं? ऑनलाइन ढूंढना घर जाके, आज तुम्हें ना मिलेगा, मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास से पहले मैं थोड़ा ढूंढ रहा था कि किसने क्या क्या पढ़ा रखा है, ठीक है, नहीं मिला, ज्यादातर ने नहीं पढ़ा रखा, और जिन नहीं पढ़ा रखा 1 मिनट की 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो में समेट रखा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे टॉपिक पर आपको और फोर्सफुली पढ़ना है। पता है जब पेपर बनता है ना, आपको लगता है एग्जामिनर जो बनाता है पेपर वो कौन होता है? भाई वो हम लोगों में से ही, टीचरों में से ही लोग होते हैं, वो सब जानते हैं किस टीचर ने क्या कैसे क्या पढ़ाया। हरी बात समझ में? मैं आज एक चीज़ पढ़ा दूँ, मेरे पास अभी तुम 40-50 बच्चे बैठे हो, तुम लोग वही चीज़ तो सीखोगे यार, नहीं ऐसी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो जिसको जितने देख रहे हैं सब वही चीज़ सीखेंगे, सबका स्टेट ऑफ माइंड एक। एग्जामिनर ऊपर बैठा, अच्छा ये पढ़ के आए हो, लो ऐसे करके दिखाओ, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमेशा ऐसे टॉपिक जहां पर चीजें कम पढ़ाई गई हैं उनको और फोर्सफुली पढ़ना चाहिए। इसके और क्वेश्चंस ढूंढो, हमारी एमडीपीपी के अंदर इसके सवाल आपको मिलेंगे। मैंने बोला जो लिथियम है इट डजंट फॉर्म एलम। वाई? क्योंकि सर इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है लिथियम की वो 4 है। तुम इसी में हिल गए होंगे यार, ये कोवैलेंसी 4 कैसे सर, ये क्या नई चीज आ गई सर? कोवैलेंसी 4 का कॉन्सेप्ट तो हमने कभी सीखा ही नहीं। चल भाई बता, कुछ आगे बता ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता। 1s2, अच्छा 2s, 2s कितना कर दूं? 1s2 2s1। अच्छा इसके बाद 2p0 लिख दूं तो नाराज तो नहीं हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? चल बेटा इधर आ, इधर आ। तो देखो हुआ क्या, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर लो। बच्चा तुम बातें करते हो यार। इसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन भर लो और इसका पी रख दो खाली। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब तुमने कहा बेटा कितने अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बता दो। कितने? 1। तो सर आप कह रहे हो कि 4 वैलेंसी शो कर लेगा, हाउ? आप कह रहे हो कि वैलेंसी 4 शो कर लेगा, हाउ? तो प्यारे बच्चों ये कोवैलेंसी है, हाइपर वैलेंसी इसका नाम है। क्या करता है ये? 1 इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां पहुंचा देगा। कितनी हो गई बेटा? 3। कितनी हो गई? 3। और जब ऐसे 2 ऑर्बिटल दिखें तो ये सीधा एक बॉन्ड बना देता है किसी भी ल्यूइस बेस से। अभी तुम्हारी समझ से बाहर पहुंच गई बात, ठीक है ना? लेकिन जब मैं आगे आपको वीबीटी का ज्ञान दे दूंगा तो आपको समझ में आएंगी ये बातें कि हाँ सर यहां भी इसकी हाइपर वैलेंसी शो हो सकती है, राइट? तो ऐसा मानकर चलें कि ये 4 वैलेंसी शो करने के नाते हाईली अनस्टेबल हो जाता है, और हाईली अनस्टेबल होने के नाते थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे ना तो ऑन हीटिंग एलम कन्वर्ट इनटू द अमरफस सॉलिड, तुरंत अपनी एनर्जी को बाहर निकाल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टेबल सॉलिड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। और इस वर्ड को याद रखना, इस एलम का नाम होता है डेड एलम। क्या नाम होता है इसका? डेड एलम। याद रखना इस टर्म को बस। क्या नाम है इसका? डेड एलम। डेड एलम क्या है? मरा हुआ, मतलब इसमें पानी नाम की कोई चीज नहीं है, हाइड्रेटेड है ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ड्राई एलम भी इसको बोल देते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल की वजह से ये पिक्चर बनाई गई। मैं जान रहा हूं कि पार्ट थ्योरेटिकल है लेकिन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। पूछो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर ही रिमूव होते हैं इसके अंदर से, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ, हाँ केवल लिथियम के साथ, एक्सेप्शनली फॉर लिथियम। चलें आगे भैया, आगे मूव कर। नोट हो गया क्या? चले ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है। नाउ मूव टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक है, फजान्स रूल। हाँ एक्साइटेड? इधर देख बेटा मुकुल, बहुत ध्यान से देखो बच्चा। बस 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 बच्चा, बातें बहुत करते हो यार तुम लोग यार, बहुत ध्यान से सुनो। इधर आ भाई बच्चा, ध्यान से सुन। एक बात बता मुझे, सुन एक बात बता, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बता? अरे सर कितनी सुंदर बात पूछ रहे हो। ये पिक्चर कहाँ की है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। तुम डी में मत कह देना ये सब,
डी में एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, नाम क्या है इसका, एक और आता है ट्रांजिशन। लेंथनर और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ कुछ होता है। लेफ्ट टू राइट आ जाओ, साइज क्या होगा बेटा जी, घटेगा। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ाए तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा बच्चा, घटेगा। दोनों पिक्चर क्लियर है, बेसिक है और आसानी से क्लियर है। चलो जी मान लेते हैं सर कि इतनी डेटा तो आप लोगों को पता ही है। सी एक बात सुन ले, सुन बहुत ध्यान से सुन भाई सभी बालक, बहुत ध्यान से इस डेटा को समझने की कोशिश कर। सी बच्चा अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मेरे पास यहाँ पर है एक एलिमेंट, नाम है इसका जिंक, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे 3d10 और 4s2। बहुत सुंदर। अगर मैं जिंक को आइनाइज कर लूँ तो Zn+2 में कन्वर्ट होना चाहता है ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बना दे, आर्गन। तो डायरेक्ट में लिख दूँ इसको क्या, आर्गन, और यहाँ लिख दे इसको क्या, 3d10। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये स्टेबल है, आपके को बढ़िया है सर, अच्छा खासा स्टेबल है। अच्छा स्टेबल है तो ये बिहेव किसकी तरह करने की कोशिश करता है, नोबल गैस की तरह। तो उसको बोलते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा इसी टर्म का हिंदी मतलब वैसे शॉर्ट फॉर्म बोले तो इसको बोलते हैं पीएनजीसी, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा केवल इसका होगा, इसके नीचे वालों का भी होगा सर? ऑब्वियस है सर, किसका होगा, कैडमियम का भी होगा, जिंक कैडमियम मरकरी। और किसका होगा, और सर इसके पहले आ जाओ कॉपर, क्योंकि वो 3d10 4s1 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही Ag+, ऐसे ही Au+। अरे शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ या ना में जवाब दे दो। ये बेसिक बात समझ में आ गए? अच्छा सर हम लोगों को ये भी आ गया समझ में कि ये सभी कैसे हैं, पीएनजीसी शो करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी पीएनजीसी ज़्यादा होती है ना उसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, कोवेलेंट करैक्टर। सर कोवेलेंट करैक्टर तो नई टर्म है सर हमारे लिए, 10th में पढ़ा था। ए ने एक इलेक्ट्रॉन को बी के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर किया। ये बात समझ में आई? जीवन एक जुआ है, पता है कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। एक आदमी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, देख पा रहे हो आप लोग? अब बॉन्ड बनने के बाद अगर ये बढ़िया हुआ तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, दोनों हंसी खुशी जीवन काट देंगे। लेकिन अगर बी बड़ा नालायक हुआ तो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ए को करेगा परेशान। फिर इसको अपने घर की याद आएगी और ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज बना बैठेगा, प्लस, और ये क्या बनाएगा, नेगेटिव। जबरदस्ती का अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन है, आयनिक। और आपस में आराम से मिल प्यार के बांट के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। कुछ बच्चे क्या समझ जाते हैं, भाई मेटालिक बॉन्ड बहुत धांसू बॉन्ड है, भाई मेटालिक बॉन्ड बहुत तगड़ा बॉन्ड है, आयरन आयरन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। कोवेलेंट से कमजोर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक से तो कमजोर है लेकिन मेटालिक से स्ट्रांग है। याद रहे ये बात, अपने जीवन में आप लोगों को सीखनी चाहिए, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तो सर इक्वल इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से बनता है कौन सा, कोवेलेंट। ये बात समझ में आ गई? ये तो इक्वल इलेक्ट्रॉन से। अच्छा एक बात क्या होती है, कभी कभी ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिटल का ना पोलराइजेशन हो जाता है। वो कैसे होता है उसको बताया किसने, मिस्टर फजान ने। अब देखो भैया कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। इसका नाम है आप लोगों का, अच्छा यहाँ मैं एक पॉइंट बताना भूल गया आप लोगों को, एक होता है स्यूडो, एक बोलते हैं स्यूडो एटम, नहीं एलम, स्यूडो एलम। ये क्या है बेटा, यहाँ पर मेटल है वही SO4 और M2- और ये 24 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ M जो होता है ना ये बाईवेलेंट होगा। बाईवेलेंट जानते हो आप लोग, जो दो वैलेंसी शो करे, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है। तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्यूडो एलम बोल देते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसका प्रशा, स्यूडो एलम। चलो मुझे लगता है कि ये वाला आइसोमॉर्फिज्म वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। लेट बी मूव टुवर्ड द फजान रूल। सी बच्चा इधर देखो, बच्चा बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसको समझ डालोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगा दोगे। आज की क्लास से ही ये डेटा क्लियर होगा। सी फजान ने क्या बोला, पहली बात, नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक। बात सही है गलत है? कोई आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड हो ही नहीं सकता, पहली बात।
सेम केस विद कोवेलेंट। तो बेसिकली भाई साहब ने बताया था हाउ टू चेक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। बोलो शब्द समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? शब्द डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं करी? टू चेक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को चेक करने का नाम ही क्या है बेटा जी? फजांस रूल। अच्छा एक बात बता माथुर, क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है? सर ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये कैसा है? क्वालिटेटिव। अर्थात मैं ये तो बता सकता हूं कि ये एक्स बच्चा वाई बच्चे से ज्यादा अच्छा पढ़ता है, बट मैं ये नहीं बता सकता कि कितना ज्यादा अच्छा पढ़ता है। शब्द समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह सकता कि ये 2 किलो जूल पर मोल ज्यादा अच्छा पढ़ता है किससे? इस 1.5 किलो जूल से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दिस इज नॉट द केस। किसका? फजान का। फजान ने बोला यू कांट डिटरमाइन द क्वालिटी बट यू कैन कंपेयर। तो दिस इज व्हाट? दिस इज समहाउ कंपेरेबल डेटा, यानी कि आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, और इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे की दृष्टि क्या थी उसको समझे। बहुत सुंदरता से इसको समझा देंगे। कृपया करके बोर्ड की तरफ देखें भैया, बोर्ड की तरफ देखते चलें भैया। इसको बनाया हमने कैटायन। तुम्हारा नाम है बेटा कैटायन? तुम्हें घर पे लोग सी बोलते हैं, मतलब कैटायन बोलते हैं इधर। कैटायन ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? कैटायन। इसका नाम क्या है भाई? कैटायन। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया कैटायन। सुन ले। और इसके पड़ोस वाला जो एटम है उसका नाम क्या रख देंगे बेटा? थोड़ा साइज बड़ा रखें क्योंकि एनाइन का साइज कैटायन के साइज से क्या होता है? बड़ा। चलो बहुत बढ़िया। अब ये रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा सा फ्रेम दे देते हैं, अच्छा लगेगा कि सर ये है हमारे पास कौन? एनाइन। एनाइन को बिल्कुल लाल दिखाया हमने। और हम लोग जानते हैं कि सर न्यूक्लियस तो यहाँ भी होता है, ये भी निश्चित है, लेकिन यहाँ क्या होते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा ना? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी जबरदस्त होता है, या मैं कहूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना चाहिए। सी अब क्या होता है? होता ये है फजान के अकॉर्डिंग कि भाई सुन ले, आयनिक बॉन्ड कैसे बना कि इसने एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे किया, कर दिया और बॉन्ड बन गया। अब फिलहाल सुन ले, इसने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, ये कैटायन बन गया, एनाइन बन गया, और बॉन्ड अभी फिलहाल बन चुका है। थोड़े समय बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहे। इसको याद आता है यार घर ही ठीक था। क्या करने लगता है? ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है। कौन? इसका न्यूक्लियस। ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है, ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है, ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है। ये निश्चित है क्योंकि एनाइन है। क्योंकि क्या है ये बेटा? एनाइन। और एनाइन है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या रहने वाला है? कम। भाई साहब है कैटायन और इनका जेड इफेक्टिव क्या रहने वाला है? कम। जेड इफेक्टिव बोले तो बच्चा न्यूक्लियर चार्ज, राइट? न्यूक्लियर चार्ज क्या मिलेगा? ज्यादा, और एक का क्या मिलेगा? कम। अच्छा, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो भाई इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, इसका ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने देगा। अब तुम जरा ऑब्जर्व करना, बाहर से ऑब्जर्व करो तो क्या तुम्हें इस एनाइन को डिस्टॉर्टेड एनाइन सा नजर आ रहा है? पूरा स्पेरिकल है नहीं, पूरा सिमेट्रिकल है नहीं, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर एनाइन का डिस्टॉर्शन हो गया। फील कर पाए आप लोग? और ऐसा लगा मानो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही हो, और शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड का नाम है सीसी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कोवेलेंट बॉन्ड के करैक्टर को बढ़ाने के लिए मेजरली 2 पैरामीटर काम करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर कैटायन, दूसरा पैरामीटर एनाइन। आप बताओ, चलो कैटायन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग पोटेंशियल, एक ही बात है। पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग पोटेंशियल, ठीक है? आयनिक पोटेंशियल आप अभी इसको मत बोलो क्योंकि गैसियस मैंने वर्ड यूज नहीं कर रखा, राइट? तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग पोटेंशियल, इसको हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को साई फाई कुछ ऐसा करके डिनोट करके दिखा देंगे, राइट? इसको बताओ भाई, इट गेट पोलराइज, तो उसको बोलेंगे, इसके फील्ड को बोलेंगे पोलराइजेशन। 2 बात बोली, एक पीपी पोलराइजिंग पावर, एक है पी पोलराइजेशन। पीपी मतलब पोलराइजिंग पावर और पी मतलब पोलराइजेशन। इसका मतलब जिसका पीपी ज्यादा है तो इसको ज्यादा पोलराइज करेगा। इट मींस पीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी।
खत्म हो गया। हाँ, एनाइन शो द पोलराइजेशन, जिसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, टेंडेंसी टू पोलराइज, राइट। और कैटाइन क्या शो कर रहा है सर? कैटाइन शो कर रहा है, कैटाइन शो कर रहा है, कैटाइन शो पोलराइजिंग, क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजिंग पावर। तो दो फैक्टर समझ में आए। चलो छोड़ दो इनको, छोड़ दो, सुनो सुनो सुनो, छोड़ दो इनको, सुनो सुनो सुन। कैटाइन का साइज मुझे क्या चाहिए होगा? जितना छोटा उतना जेड इफेक्टिव, सही है क्या? उतना ज्यादा क्या मिलेगा बेटा प्रेशा? न्यूक्लियर चार्ज। जितना कैटाइनिक साइज छोटा उतना ज्यादा क्या मिलेगा? न्यूक्लियर चार्ज। आप बताओ, कैटाइन का साइज चाहिए छोटा और चार्ज कैसा चाहिए? ज्यादा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ या ना? तो साइज ऑफ कैटाइन मस्ट बी स्मॉल एंड चार्ज ऑन कैटाइन इज ऑलवेज हाई। समझ में आ गई बात? समझ में आ जाओ। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर का क्राइटेरिया। आ जाओ पोलराइजेशन का क्राइटेरिया सीखते हैं। मुझे बताओ, एनाइन का साइज छोटा हो तो अच्छा कि बड़ा हो तो अच्छा? ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा है कि सर जितना बड़ा होगा उतना कम न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और पोलराइजेशन फील होगा और कोवेलेंट करैक्टर फील होगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फील होगा। हाँ या ना? अरे शब्द क्लियर है? तो बेसिक फंडामेंटल बातें चलो मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हो वो ठीक ही होगा। तो इसका मतलब इसका साइज छोटा, इसका चार्ज ज्यादा, इसका साइज भी बड़ा और इसका चार्ज भी ज्यादा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा उतना ज्यादा एनाइन डिस्टॉर्टेड नजर आएगा। और डिस्टॉर्टेड का मतलब है कि आपने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं फॉर शेयरिंग, और शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोवेलेंट। तो आप एक आयनिक बॉन्ड के अंदर भी एनाइन का डिस्टॉर्शन होने के कारण, कैटाइन का साइज छोटा चार्ज ज्यादा होने के कारण, एनाइन का साइज बड़ा होने और चार्ज ज्यादा होने के कारण बनने वाले कोवेलेंट करैक्टर बर्न सीम्स टू बी कोवेलेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज डिफाइंड बाय द कौन सा? फजांस। क्या शब्द समझ में आ गए भैया? मैं यहां पर लिख रहा हूं पीपी। पीपी का मतलब क्या है? पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर हो या मैं इसको कह दूं पोलराइजिंग पोटेंशियल। बहुत सुंदर प्यारे बच्चों, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए मुझे साई वर्ड को यूज कर लेना चाहिए ऐसे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज। ये प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑन कैटाइन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कैटाइन का साइज मुझे क्या चाहिए? छोटा, और चार्ज क्या चाहिए इसको ऊपर? ज्यादा। क्या शब्द समझ में आ गए? ये तो हो गया पोलराइजिंग पावर। एक होता है हमारे पास क्या? पोलराइजेशन। आप बताइए, इसको बताइए। अगर मैं पोलराइजेशन ऑफ एनाइन के बारे में बात करूं, पोलराइजेशन है ना ये, पोलराइजेशन क्या बोलेंगे इसको? केवल पोलराइजेशन। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सर? साइज या चार्ज ऑन एनाइन इवन साइज ऑफ एनाइन। अरे शब्द समझ में आया नहीं आया? ईमानदारी से बता दो भाई, इसको आराम से तसल्ली पूर्वक नोट कर पाओगे आप लोग? शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ये बेसिक पैरामीटर कक्षा के सभी विद्यार्थियों को क्लियर होने चाहिए। अब ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं एक ही बार में खेल खत्म कर दूंगा। देखो इधर आओ, मैं एक ही बारी में इस टॉपिक को खत्म करूंगा। धड़ाके से सवाल लगाओगे, ठीक है ना? विदाउट एनी एक्सेप्शन धड़ाके से इनके क्वेश्चंस को लगाओगे। बस मैं तो ऐसे ही टाल रहा था समय को। देखो जरा ध्यान से, अब जरा बात सुन लो भाई, सुनो सुनो। एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर निकालने के दो पैरामीटर, एक का नाम है कैटाइन और एक का नाम है एनाइन। किसी कोई दिक्कत है लिखने में? और कैटाइन के सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे पोलराइजिंग पावर पे और एनाइन के सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे पोलराइजेशन पे। इसका नाम ऐसे फाई साई कुछ भी रख देना, ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो सीख लेते हैं। सर सबसे पहला फैक्टर इसका ये है कि फॉर ए कोवेलेंटेड बॉन्ड कंपाउंड या मोर कोवेलेंट को सीसी, आप लोग क्या बोलो कोवेलेंट करैक्टर कंपाउंड के लिए क्या चाहिए होगा? सर सबसे पहले साइज पे आ जाओ या चार्ज पे आ जाओ। सर चार्ज यहां भी क्या चाहिए मुझे? ज्यादा। और चार्ज एनाइन का भी क्या चाहिए मुझे? अरे बहुत सुंदर। तो चार्ज तो दोनों का ज्यादा चाहिए। भाई साहब का साइज कैसा चाहिए? भाई साहब का साइज भी क्या चाहिए? ज्यादा। बहुत सुंदर।
और तीसरी बात आ रही है जिसका नाम है PNGC। सुंदर है, ये क्या है सर? सर ये वही है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये कौन कौन करते हैं? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान, सुनो। जिनी, एक जिनी नाम की लड़की है, लड़का है, कुछ भी रख लेते हैं आजकल तो। जिनी, आने वाला समय पता नाम कैसे होंगे? साउंड नेम होंगे। जैसे मेरा नाम अरुण है, तो जो है मुंह को कष्ट करना पड़ रहा है, अरुण है ना। किसी का नाम कुछ है, तेरा नाम देवांश है, दिमाग और मुंह दोनों को ही कष्ट में है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही धीरे धीरे नाम बहुत साउंडफुल नाम हो जाएंगे, जैसे ची, ठीक है ना, ओ, उसमें तो मास्क का आ रहा है ना बार बार, ये भी नहीं आएगा भाई, साउंड नेम हो जाएंगे समय के साथ। सुनो जिनी, सुनो जिनी कनाडा होगी, जिनी कनाडा होगी विद किसके साथ? बताओ किसके साथ होगी? कॉपर सिल्वर गोल्ड। इन सभी के अंदर कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम होगा। अर्थात आप देख लो NaCl और आप देख लो CuCl, आप देख लो NaCl, आप देख लो CuCl, किसका ज्यादा होगा? CuCl। खत्म, एक ही बारी में खत्म। कोवलेंट करेक्टर CuCl का क्या होगा? ज्यादा। आप देख लो AgCl और आप देख लो NaCl, AgCl। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, और नोट डालकर सर यहाँ बात कर रहे हैं, उनको सुन लेना। सुन ले। हमारे पास एलिमेंट है S ब्लॉक के, कौन से? दूसरे नंबर पे P और तीसरे नंबर पे D। ये CC का ऑर्डर सर ने लिख दिया है। कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता S की सबसे कम है, क्योंकि S क्या बनाता है बेटा? आयनिक बॉन्ड। P की मीडियोकर और D की भी सबसे ज्यादा। F ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कंसर्न क्या रहा? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपीयर होगी। बात देखो कितनी सटीक है। एक न्यूक्लियस है, सुनना, एक एनाइन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के S में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको भेज देगा तू? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या बोलेगा? अच्छा हमसे पंगा। लेकिन अगर S के अलावा P में होगा तो टेंडेंसी बढ़ रही है, ताकि वो डिफ्लेक्ट हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दूसरे पॉजिटिव चार्ज। और यही SPD में होगा तो सर D तो डिफ्यूज है सर। वो क्या काम करती है सर? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है बेटा जी? मिनिमम रहता है। चलो, मैंने माना कि ज्ञान तुम्हें समझ में आ गया। कल को मैं अगर तुमसे पूछूं, सुन NaCl, ठीक, मैं पूछूं THCl, समझ रहे हो? TH मतलब Tl मतलब थैलियम Cl, और पूछूं CuCl, तो डेटा याद होना चाहिए कि सर कॉपर है, वैसे भी PNGC है, और इन दोनों में याद रहना चाहिए सर S से इलेक्ट्रॉन निकालना बेहद मुश्किल है सर। इसलिए जो डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा वो P के कंपैरिजन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू S। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या मेरी क्लास के बच्चों को आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर समझ में आ गया? पक्का। अब मैं सवाल करने वाला हूं पूरी दो स्लाइड सवाल ही सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सीख लो। जरूरत है तो दोबारा पूछ लो, लेकिन इसको सीख लो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से इसको सीख लीजिए। बोलो बेटा, स्यूडो नोबल गैस जो होती हैं इनका मतलब है दे आर बिहेव लाइक ए नोबल, राइट? स्यूडो का मतलब झूठा, फॉल, और नोबल मतलब नोबल। तो दे आर बिहेव लाइक ए बट दे आर नॉट द एक्चुअल नोबल गैस, राइट? तो बिहेव करते हैं तो मतलब कोवेलेंटली करेक्टर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, राइट? बहुत जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत स्मार्टली इसको नोट कीजिए। पर है पूरे वीक में पेपर ही पेपर है, ठीक है ना? एक पेपर मेंस का होगा, एक पेपर एडवांस, दो पेपर एडवांस के होंगे, जैसा कि पहले भी कह चुका हूं। ऐसे ही विद नीट वालों के दो पेपर होंगे, जिस दिन मेन का होगा उस दिन नीट का होगा, जिस दिन एडवांस का होगा उस दिन भी नीट का होगा। सेम सिलेबस। पहला मेंस का है, बता तो रखा, कितनी बार बताऊं? रेडॉक्स, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग जितना हो जाए उतना। सेम
हाँ, कौन आइसोमॉर्फिज्म। हाँ चलिए बच्चों, हिरेन ध्यान से सुन बेटा। चलिए भाई, के अच्छे बच्चे हैं और तुम सभी अच्छे हो। मैं आपके लिए बता देता हूं जीत किस टाइप के बच्चे की होगी, और ये कटु सत्य है। जो बच्चा नॉन अटेंडिंग है भाई, वो तो बहुत बढ़िया बच्चा है भाई, ठीक है ना। पहले मैं नॉन अटेंडिंग वालों को थोड़ा वो करता था, लेकिन अब मेरे समझ में बात आ गई है, अच्छे बच्चे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे अपने पास बैठे हुए हैं काफ़ी सारे बच्चे, राइट। मेरा कंसर्न ये है, अच्छे वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आपने एक ही काम करना है। क्या काम करना है? कक्षा 11th के साथ साथ हमसे पैरामीटर बनाओ क्लास 12th के। जैसे मैंने कुछ बच्चों को बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई शुरू करो हमारी क्लास से, आप पूछो उनसे जाके क्या कोई दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, कोई दिक्कत आ रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए? आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ऐसे लगेगा कक्षा 11th का ही चैप्टर है और आप 12th का एक चैप्टर निपटा गए। ऐसे करते 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 11th में रहते हुए आप 12th का 70% काम खत्म कर लो। जो बच्चा ऐसे पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन तय है, चाहे वो नीट का हो चाहे वो जेई का हो, और जिसने टाल दिया वो टल गया, ये तय है। इस बात को कटु सत्य समझ के बेटा जी दिमाग में डाल देना। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुम लोगों को डराना है पढ़ने के लिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। कक्षा 11th में 11th प्लस 12th को पैरेलल पढ़ने वाला बच्चा ही सक्सेस की ओर जाएगा, ठीक है ना। वरना स्कूल स्टूडेंट बन के रह जाओगे। वरना अपने सीनियर से बात करो, किसी भी अच्छे सीनियर से पूछोगे ना, पूछोगे भैया कैसे पढ़े, सर कैसे पढ़े, तो एक ही बात बोलेगा, बेटा ये चैप्टर पहले 11th में निपटा ले। क्योंकि 11th का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, बच्चा उसी में उलझा रहता है, कभी स्कूल टेस्ट, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट। उनकी बात ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि बच जाएं। चले भैया, तो भैया क्या सीखा आप लोगों ने बताना। कैटाइन जो है, कैटाइन का साइज कैसा चाहिए आप लोगों को? साइज ऑफ कैटाइन मस्ट बी बच्चों बेटा इधर देखो, इधर देखिए। तो आप लोगों ने क्या समझा कि कैटाइन का साइज कैसा चाहिए बेटा? स्मॉल। और चार्ज कैसा चाहिए? ज्यादा। एनाइन का साइज कैसा चाहिए? ज्यादा। और चार्ज कैसा चाहिए? चार्ज। एक ही चीज समझो, कैटाइन हो एनाइन हो, चार्ज ज्यादा, कैटाइन का साइज छोटा, एनाइन का साइज बड़ा, खत्म। और पीएनजीसी मिल जाए तो काम ही खत्म। चलो इधर आ जाओ। LiF, LiCl, LiBr, Li, क्या बताना है? CC। रुक जाओ, इसमें क्या चीज कॉमन है? खत्म कर दो, उसको अलग कर दो। Li कॉमन है, इसको काट दो, खत्म। अब एनाइन पर आप देखेंगे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, यानी कि चार्ज भी कॉमन। क्या रह गया? साइज। और बेटा ये टॉप टू बॉटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? बढ़ता है। और एनाइन का साइज जितना ज्यादा उतना अच्छा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर। खत्म बात। यही कोई पूछता आयनिक कैरेक्टर अपोजिट। एक सुंदर बात सुनो सर की, सुनो। आयनिक कैरेक्टर के लिए कोई पूछे, आयनिक बॉन्ड के लिए कोई पूछे, कोई बच्चा लेटेस्ट एनर्जी की तरफ मूव ना करे। ये इंटरनल बात बता रहा हूं, बाहर नहीं बतानी किसी को। बच्चे क्या काम करेंगे तुम बाहर बताओगे, वो लेटेस्ट एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। 100% दे रहा हूं उनको। ये बात पढ़ाई जाती है, जो जितना ज़्यादा एनर्जी निकालेगा उतना ज़्यादा NaCl बनेगा, उतना ज़्यादा आयनिक होगा। ये सब पढ़ाया जाता है प्रॉपर। कन्फ्यूजन का केंद्र है ये, बिल्कुल केंद्र बिंदु है। आप एक ही काम करो, क्या काम करो? आप यही देखो कोवेलेंट कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर पूछेगा, आप सीधा कोवेलेंट कैरेक्टर देखो। कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका था उसका आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कम। सी आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा, हाँ मैं नहीं पता, कोवेलेंट बताएंगे। चलो बताओ, ये Ba क्या हो जाएगा बेटा? सर Ba+2, Mg+2। भाई टॉप टू ये तो कॉमन है। अरे कॉमन है। आप बताइए जब चार्ज की बात करूं, चार्ज भी क्या है? कॉमन है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? कैटाइन का बढ़ता है। और कैटाइन का साइज मुझे क्या चाहिए? कम चाहिए। इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर नहीं पढ़ा। बेरिलियम का साइज छोटा, भाई का साइज बड़ा, तो भाई का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए था? कम। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम। यहां जाओ, चार्ज बताओ जल्दी से। कितना चार्ज होगा इसके ऊपर? +2। इसके ऊपर क्या कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा था, खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका? कैटाइन का चार्ज क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा। यहां जाओ Al+3, यहां जाओ +3, यहां जाओ +3। सर अब कैसे देखें सर? F देखो ना,
F क्या है माइनस, O क्या है माइनस, N क्या है -3, जो भी है ये -2 और ये क्या है -3। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ -3 ही होगा ना, ये सब बराबर होगा क्या? अच्छा, इंडिविजुअली एटम के लिए क्या रहेगी एटम माइनस, तो फिर क्या देखेंगे हम लोग इसके अंदर? बेटा क्या पूछा है ये भी तो देखो, आयनिक करेक्टर पूछा क्या, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप लोगों से आइडियली वो पूछ क्या रहा है, डेटा आइडियली आप लोगों के लिए है क्या? बताओ जल्दी से बताओ अगले सवाल का आंसर, जल्दी बता दो सर। सीधा सी बात है, आपको एनाइन के ऊपर कैसा चार्ज चाहिए भाई? अकेले फ्लोराइड पे माइनस, अकेले पर क्या है -2, अकेले पर क्या है -3। आप मुझे बताइए चार्ज 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 अगर ज्यादा है, किसका ज्यादा होता है चार्ज? अनाइन का चार्ज अगर ज्यादा है तो ये बात निश्चित है कि सर उसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। आपसे आयनिक पूछा हुआ है भाई, एनाइनिक चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियस है ना कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करेगा तो उसका कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा ज्यादा, आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा कम। नहीं समझ में आ रहा, फिर ऐसे क्यों देख रहा है? यहां बता आगे, KCl और EgCl खत्म हो गया कोवेलेंट करैक्टर। यहां बता Ca+2, ये Sn कितना है बेटा +2, ये क्या है Cd+2, कुछ याद आ रहा है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, खत्म हो जाना चाहिए। ओह कोवेलेंट करैक्टर नहीं पूछा, क्या पूछा है बेटा? आयनिक करैक्टर। बचना इन चीजों से, ठीक है। ZnCl2 सर जिनी कनाडा होगी, और कोवेलेंट करैक्टर टॉप टू बॉटम, साइज क्या टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगी नहीं है वैल्यू? कोवेलेंट करैक्टर पूछा है तो क्या बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। देखना ऑर्डर ऐसे ही होगा क्या, ऑर्डर देखना जरा, इसका ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही है। कोवेलेंट करैक्टर का ऑर्डर ऐसा ही है, रीजन है कि टॉप टू बॉटम क्या बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। पढ़ाया था भाई डी ब्लॉक के अंदर, याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, Al2O3 और AlCl3। सर ये तो ना, ये आप सीधा सीधा किससे और भी निकाल सकते हो सर, आप ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी निकाल सकते हो, पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इस सवाल को कर सकते हैं हम लोग। बच्चा अरे बहुत सिंपल है, देखो Al की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा 1.5, भाई तुम्हारी बताना, ये बोला 3.5, अच्छा डिफरेंस बता दो 2.0, यहाँ आ जाओ कितनी होती है बेटा, तुम बताओ डिफरेंस बताओ। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उसका आयनिक करैक्टर भी क्या होता है ज्यादा। अरे तुम लोग पल्ले पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, ये डेटा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखना जरा, CaCl2 FeCl2 FeCl3, जल्दी बताओ सर। Ca हो गया +2 और कौन से ब्लॉक का एटम है S, ये हो गया +2 और कौन से ब्लॉक का है D, ये हो गया +3, ये कौन सा है D। सर कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। अरे गेम समझ में आया, और इससे इसका ज्यादा क्यों हुआ, लॉजिक समझ में आया। नेक्स्ट है Sn+2 Sn+4, खत्म। कोवेलेंट करैक्टर पूछा था, कोवेलेंट करैक्टर किसका ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा। नेक्स्ट ये K है, K पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये +2, सर ये तो तय है कि इन दोनों में ज्यादा ये होगा, और इन दोनों में चार्ज किसका ज्यादा। कितने बच्चों को गेम समझ में आ गया? 100%। अभी ये टॉपिक आधा हुआ है, अभी ये टॉपिक जो है बेटा आधा हुआ है, ठीक है। ये स्लाइड मैं आपको दे रहा हूं, घर जाके नोट करनी है, दूसरा बैच आ गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी। ये वाला बेटा एटम अलग अलग है बेटा, देखना दोनों ही कंडीशन में वैल्यूज क्या आएंगे, अलग अलग आएगा। और साइज एक O और एक Cl है, आजू बाजू है क्या दोनों? नहीं, अरे हो जाएगा। होमवर्क जो बच्चा नहीं करके लाया हाथ खड़े कर लो, जो बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया हाथ खड़े कर लो जल्दी।